हेलो एंड वेलकम गाइस। स्वागत है आप सभी का आज के इस नए वीडियो में। आज की इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं एक ऐसे चैप्टर में जिसमें तुम्हें पता चलेगा कि जैसे तुम्हारा एक दोस्त होता है, हर किसी का एक ऐसा दोस्त होता है जो यार स्कूल में, क्लास में, कहीं पे भी या तुम्हारे घर के पास ही रहता हो, बट वो हर जगह का बात बता देगा यार। उससे तुम पूछो दिल्ली में तो वो दिल्ली के बारे में बता देगा, वो बेंगलोर के बारे में बता देगा, वो कलकत्ता के बारे में बता देगा, जैसे कि अभी कोलकाता कहा जाता है। वो दुबई के बारे में बता देगा, वो अमेरिका के बारे में बता देगा। ऐसा लगता है कि हर जगह उसका ताऊ जी बैठे हुए हैं। तो ऐसे ही इस स्टोरी में एक आदमी है जिसका इंडिया में ताऊ जी बैठे हुए हैं, और वो जो है इंडिया के बारे में सब कुछ बता दे रहा है, जबकि वो कभी इंडिया आया ही नहीं है। बहुत बड़ा ब्लंडर कर दे रहा है यार, सही में। तो ये जो चैप्टर है, इसका नाम है कैसे, कब और कहाँ। कैसे, कब और कहाँ। तो नाम से ही पता चल रहा है कैसे, माने पुराने इंसान कैसे रहते थे। कैसे माने कैसे क्या यार, माने कौन सा कपड़ा पहनते थे और कहाँ पर रहते थे। ठीक है। और कब, कब मतलब हो गया कि इंसान का जो है कब जन्म होता था, कब उसकी मृत्यु हुई, कब उसका शादी हुआ, ये सब हम लोग जानेंगे। और कहाँ मतलब कहाँ शादी हुआ, किससे शादी हुआ, लड़का से हुआ कि लड़की से हुआ, ये सब चीज हम लोग इस स्टोरी में, मतलब ये वाला चैप्टर में जानेंगे। ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ पर एक नाम आता है रॉबर्ट क्लाइव। रॉबर्ट क्लाइव ने रैनलो को हिंदुस्तान के नक्शे तैयार करने का काम सौंपा था। भारत पर अंग्रेजों की विजय के समर्थक रैनलो को वर्चस्व स्थापित करने की प्रक्रिया, नक्शा तैयार करना था। उसे लग रहा था कि अगर हम नक्शा तैयार कर लेंगे तो हम भारत पर अपना वर्चस्व स्थापित कर लेंगे। अब यहाँ पर बात आती है कि भारत का प्रथम गवर्नर जनरल वॉरेन हैंगिस्टन था। कौन था? वॉरेन हैंगिस्टन था। और आखिरी वायरस लॉर्ड माउंटबेटन। सोच रहे हो यार, यहाँ पे वायरस भी है, कोरोना भी है, सब कुछ है। आखिरी कौन था? उसका नाम था वायरस लॉर्ड माउंटबेटन। अब यहाँ पर एक बहुत बलंडर वाला आदमी आता है 1817 में। स्कॉटलैंड के एक आदमी जो रहता है, वो अर्थशास्त्री भी था और राजनीतिक दार्शनिक भी था, जिसका कि नाम था जेम्स मिल। जेम्स मिल ने भारत के इतिहास को 3 विशाल खंडों में बांट दिया था। कौन-कौन? हिंदू, मुस्लिम और ब्रिटिश। समझ रहे हो यार, शुरू से हिंदू मुस्लिम करवाया जा रहा है, ऐसा नहीं है कि अभी के टाइम में हो रहा है, स्टार्टिंग से ऐसा चलता आ रहा है। तो जेम्स मिल ने 3 विशाल खंडों में अ हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया, यानी ब्रिटिश भारत का इतिहास, समझ रहे हो, ब्रिटिश भारत का इतिहास, उसके नाम से एक किताब लिखी। वो पढ़ने लिखने वाला था तब ना किताब लिख रहा था। अब यहाँ पर आता है कि इस किताब में जेम्स मिल ने भारत के इतिहास को हिंदू, मुस्लिम और ब्रिटिश, इस 3 कालखंडों में बांट दिया था। बताओ, बहुत बड़ा बलंडर वाला आदमी था। इतिहास को हम अलग अलग खंडों में बांटने की कोशिश इसलिए करते हैं क्योंकि इसकी भी एक वजह है। अब बोलोगे क्या वजह है? हम एक दौर के खासियतों, उनके केंद्रीय तत्वों, इस सब चीज को पकड़ने की कोशिश करते हैं। इसलिए ऐसे शब्द महत्वपूर्ण हो जाते हैं जिसके सहारे हम समय को बांटते हैं। ये शब्द अतीत के बारे में हमारे विचार को दर्शाते हैं। हमारा विचार कैसा था, पहले के लोग क्या सोचते थे, क्या नहीं सोचते थे। अब सोचो, अभी से 200 साल बाद तुम्हारा कोई फोन देखेगा तो क्या सोचेगा, तुम कैसे हो? तुम्हारा इंस्टाग्राम चैट पढ़ेगा, तुम्हारा इंस्टा का पोस्ट देखेगा, तुम्हारा इंस्टा का रील्स देखेगा, या फिर तुम्हारा व्हाट्सएप में किसी से अगर चैट किए होगे कभी तो वो देखेगा। ठीक है। तो वो उसको कैसे पता चलेगा? या फिर हो सकता है तुम्हारा एग्जाम का रिजल्ट देखेगा कि तुम कैसे पढ़ते थे, पढ़ने वाले थे कि नहीं थे, या भूसगोल थे पूरा। ये सब चीज 200 साल बाद अगर कोई जानना चाहेगा तुम्हारे बारे में तो ये सब चीज देखेगा। ऐसा ही काम इतिहासकार करते थे। अब इतिहासकार कौन होते हैं? जो इतिहास के बारे में अध्ययन करते हैं। ठीक है। अब हम लोग इतिहासकार नहीं है, हम लोग तो बस पढ़ रहे हैं। जो इतिहास के बारे में अध्ययन करते हैं उसे कहते हैं इतिहासकार। ठीक है।
तो अगर कोई 200 साल बाद देखेगा तो उसे भी इतिहासकार ही कहा जाएगा। अगर तुम्हारे बारे में कोई 200 साल बाद सर्च करेगा तो उसे भी इतिहासकार ही कहा जाएगा। अब शर्त ये है कि तुमने कुछ वैसा काम नहीं किया हो। बहुत से होते हैं ना कि वैसा काम करके बैठे रहते हैं, जिन्हें कि डर रहता है कि यार अगर 200 साल बाद मेरे बारे में कोई पढ़ेगा तो क्या सोचेगा। अब जैसे एक हिटलर था, उसने भी बहुत बड़ा बड़ा कांड करके रखा था। तो उसके बारे में अभी हम लोग पढ़ते हैं तो हम लोग समझते हैं ना कि हिटलर कैसा था। वैसा ही तुम्हारे बारे में भी कोई पढ़ के जानेगा। अब यहाँ पर बात आती है कि ये शब्द जो है वो अतीत के बारे में हमारे विचार को दर्शाता है। वे हमें बताता है कि एक अवधि से दूसरे अवधि के बीच आए बदलाव का क्या महत्व होता है। एक अवधि से दूसरे अवधि के बीच बदलाव, इसका मतलब ये है कि पहले जो है, देखो, पहले क्या हुआ? पहला विश्व युद्ध हुआ, दूसरा विश्व युद्ध हुआ, भारत आजाद हुआ, ये हुआ। तो एक अवधि से वो दूसरे अवधि तक जाने में कौन हमारा मदद करता है? तो इतिहास मदद करता है। ठीक है। अब मील जो है, कौन मील? वो आटा चक्की वाला मील नहीं, जेम्स मील। जेम्स मील को लगता था कि सारे एशिया समाज सभ्यता के मामले में यूरोप से पीछे हैं। उसे लगता था कि हम लोग बिल्कुल अनपढ़ गवार हैं यार, वही तो बस पढ़ के आया था वहां से। जितने भी अंग्रेज थे बस वही पढ़ के आए थे। जेम्स मिल का मानना था कि भारत में अंग्रेजों के आने से पहले यहाँ हिंदू और मुसलमान तानाशाही का ही राज चलता था। यहाँ चारों ओर केवल धार्मिक बैर थे, जातिगत बंधन था और अंधविश्वास का बोलबाला था। वो मतलब बिल्कुल ही समझता था कि हम लोग पढ़े लिखे नहीं थे। हम लोग यहाँ पर जाति धर्म करते थे, जो कि अभी भी चलता आ रहा है। खैर अभी बहुत से लोग करते हैं, बहुत से लोग नहीं भी मानते हैं। तो उसे यहाँ पर लगता था कि यहाँ पर चारों ओर केवल धार्मिक बैर है, मतलब हमारे बीच में लड़ाई है। हिंदू मुस्लिम हो गया या फिर सिख हो गया, कोई भी कैटेगरी का है, उनके बीच में आपसी बैर है, मतलब उनके बीच में आपसी दुश्मनी है। या फिर जातिगत बंधन और अंधविश्वास का बोलबाला था, ऐसा जेम्स मिल सोचता था। मिल ने तो यहाँ तक सुझाव दिया था कि अंग्रेजों को भारत के सारे भूभाग पर कब्जा कर लेना चाहिए। सोच रहे हो कितना बड़ा बलंडर करने वाला था वो। वो भारत भी नहीं आया था, वहां से बैठे बैठे वो सुझाव दे रहा था कि अंग्रेजों को भारत पर भी पूरे हिस्से पर कब्जा कर लेना चाहिए, ताकि भारतीय जनता को ज्ञान और सुखी जीवन प्रदान किया जा सके। नहीं, थोड़ा सा तो ये सही सोच रहा था कि ज्ञान और सुखी जीवन अगर प्रदान होता तो डेवलपमेंट होता है। ये बात सही है। उनका मानना था कि अंग्रेजों की मदद के बिना हिंदुस्तान जो है वो प्रगति नहीं कर सकता है, डेवलप ही नहीं कर सकता है। वो ये सोचता था कि हिंदुस्तान में जितने भी लोग हैं सब महाबुड़बक हैं। वो बस यही सोचता था। अंग्रेजों द्वारा सुझाव गए वर्गीकरण से अलग हटकर इतिहासकार भारतीय इतिहास को आमतौर पर तीन भागों में बांटते हैं। कौन कौन से? प्राचीन, मध्यकालीन और आधुनिक। ठीक है। पश्चिम में आधुनिक काल को विज्ञान, तर्क, लोकतंत्र, मुक्ति और समानता जैसे आधुनिकता की ताकतों के विकास का युग माना जाता है। कहाँ पर? तो पश्चिम में। पश्चिम में आधुनिक काल को विज्ञान विज्ञान माना जाता है, तर्क माना जाता है, लोकतंत्र माना जाता है, मुक्ति माना जाता है और समानता जैसी आधुनिकता का ताकत माना जाता है। अंग्रेजी शासन वाले युग को इतिहासकार औपनिवेशिक युग भी कहते हैं। क्या कहते हैं? तो अंग्रेजी शासन वाले युग को इतिहासकार औपनिवेशिक युग भी कहते हैं। अंग्रेजों ने भारत को जीता और स्थानीय नवाबों और राजाओं को दबाकर अपना शासन स्थापित कर लिया। उन्होंने अर्थव्यवस्था व समाज पर नियंत्रण स्थापित किया और सभी खर्चों के लिए भारतीयों के राजस्व वसूल किए। अंग्रेज जब यहाँ पर आए थे तो हमें आपस में ही लड़वा रहे थे। एक तो जेम्स मिल है, ये क्या कर रहा था? तो एक तो इसने भारतीय इतिहास को हिंदू मुस्लिम में बांट दिया था। ऐसा ही अंग्रेज भी कर रहे थे, हिंदू मुस्लिम को लड़वा रहे थे। और जो स्थानीय नवाब थे, जो कहते हैं ना कि नवाब हो क्या यार तुम, जो भी नवाब थे उसके ऊपर जो है अपना दबाव बना लिया और यहाँ पर जो है पूरा नियंत्रण कर लिया, यानी यहाँ पर पूरा कंट्रोल कर लिया। और अपने खर्चे के लिए जो यहाँ पर टैक्स लेते थे उसका यूज करने लगा। ब्रिटिश शासन के कारण यहाँ की मूल्य मान्यता और पसंद नापसंद, रीति रिवाज व तौर तरीके में बदलाव आए। जब एक देश दूसरे देश पर
पूरी तरह निर्भर हो जाता है। या फिर जब एक देश दूसरे देश पर दबदबे से इस तरह के राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक बदलाव लाता है, इसको क्या कहते हैं? उपनिवेशीकरण कहते हैं। क्या कहते हैं? उपनिवेशीकरण कहते हैं। क्यों? देखो, तुम्हारे पेरेंट्स तुम्हारे ऊपर क्या करते हैं? पूरा दबाव डाल देते कि बेटा पढ़ो, नहीं पढ़ोगे तो जिंदगी में कुछ नहीं करोगे। ऐसा वैसा हर किसी के पेरेंट्स कहते हैं, मेरे भी कहते हैं, और जितने भी हैं सबके कहते हैं। तो पेरेंट्स जो है हमारे ऊपर कंट्रोल कर रहे हैं, ये एक डेफिनेशन है, इसको ज्यादा सीरियस मत ले लेना। तो इसी तरह का जो चीज है उसे क्या कहते हैं? उपनिवेशीकरण। यानी कि जब एक देश दूसरे देश पर कब्जा कर लेता है, कोई कम शक्तिशाली देश है उस पर कब्जा कर लेता है, उसके ऊपर अपना रूल एंड रेगुलेशन जो भी है वो सारा लगा देता है कि यार तुम अगर यहाँ जाओगे तो इतना टैक्स लगेगा, तुम यहाँ रहोगे उतना टैक्स लगेगा, ये सब चीज, तो वो हो जाता है, उपनिवेशीकरण कहा जाता है। अंग्रेजी शासन द्वारा तैयार किए गए सरकारी रिकॉर्ड इतिहासकारों का एक महत्वपूर्ण साधन है। अब बताओ यार, तुम जो अभी ब्लॉग बना रहे हो या फिर कोई भी बना रहा है, सौरभ जोशी है वो ब्लॉग बना रहा है, तो अगर 200 साल बाद कोई देखेगा तो पता चलेगा ना कि सौरभ जोशी कैसे रहता था, कौन कौन सा गाड़ी था, कब शादी किया था, ये सब चीज पता चलेगा ना। तो ऐसे ही अंग्रेज भी हर चीज जो है वो रिकॉर्ड करके रखते थे। उनके पास तो कैमरा तो था नहीं, तो वो जो है कहाँ कहाँ रिकॉर्ड करके रखते थे, ये सब चीज भी हम लोग अभी जानेंगे। तो अंग्रेजों को यह भी लगता था कि तमाम अहम दस्तावेजों और पत्रों को संभाल कर रखना जरूरी है। महत्वपूर्ण दस्तावेजों को बचाकर रखने के लिए एक अभिलेखागार और संग्रहालय जैसी संस्थान भी बनाए गए थे, जहां पर महत्वपूर्ण दस्तावेजों को इकट्ठा करके रखा जाता है। अब सौरभ जोशी अपना ब्लॉग बनाता है, ब्लॉग शूट करता है, तो वो कहाँ पर रखता है? अपने एसडी कार्ड या फिर किसी भी जहाँ पे मेमोरी वगैरह है वहां पर रखता होगा ना, या फिर कोई एक फोल्डर बना के रखा होगा उसमें रखता होगा, या फिर कहीं पे पोस्ट करता है यूट्यूब पे तो वहां पे उसका प्लेलिस्ट बना हुआ है। तो ऐसे ही ये लोग अपने जितने भी प्रमुख दस्तावेज थे वो सब चीज को रिकॉर्ड करके एक जगह पर रखते थे, जिसको कहते थे अभिलेखागार और संग्रहालय। अंग्रेजों का विश्वास था कि किसी देश पर अच्छी तरह शासन चलाने के लिए उसे सही ढंग से जानना जरूरी है। हाँ, ये बात बिल्कुल सही है। अगर तुम्हारे ऊपर मैं शासन चलाना चाहूंगा तो तुमके एक सेकंड, हाँ, तुम्हारे बारे में मैं सबसे पहले जानूंगा कि तुम कैसे हो, तुम्हारा बिहेवियर कैसा है, क्या चीज से तुम डरते हो। ये सब चीज के बारे में जब मुझे पूरी तरह तुम्हारे बारे में पता चल जाएगा तब मैं तुम्हारे ऊपर शासन चला लूंगा। अंग्रेजों का भी यही मानना था। 19वीं सदी की शुरुआत तक पूरे देश का नक्शा तैयार करने के लिए बड़े बड़े सर्वेक्षण किए जाने लगे। कब किए जाने लगे? तो 19वीं सदी की शुरुआत में गांव में राजस्व सर्वेक्षण किए गए। इन सर्वेक्षणों में धरती की सतह, मिट्टी की गुणवत्ता, वहां मिलने वाले पेड़ पौधे और जीव जंतु तथा स्थानीय इतिहासों व फसलों का पता लगाया जाता था। ठीक है। राजस्व सर्वेक्षण मतलब होता है जो भी भूमि है, जो जमीन है उसका सर्वेक्षण किया जाता था, और मिट्टी का सर्वेक्षण किया जाता था कि मिट्टी का गुणवत्ता कैसी है, धरती का सतह कैसा है, कहीं खुरदुरा है या फिर समतल है, ये सब चीज पता लगाया जाता था। कैसे कौन से पेड़ पौधे पाए जाते हैं, कौन से जीव जंतु हैं, और स्थानीय मतलब लोकल जो है इतिहास क्या है, जैसे तुम्हारे गांव का कोई इतिहास होगा, मेरे गांव का कोई इतिहास होगा, किसी और के गांव का कोई इतिहास होगा, तुम्हारे उसके गांव का कोई इतिहास होगा, उसके मतलब समझ रहे हो ना मैं किसकी बात कर रहा हूँ। अब देखो, यहाँ पर जो है अंग्रेज एक चीज करना चालू कर दिए थे जिसको कहते हैं जनगणना। मतलब जन की गणना करना, जन मतलब हो गए लोग, लोगों की गणना करना, गणना मतलब गिनती करना। जनगणना के जरिए भारत के सभी प्रांतों में रहने वाले लोगों की संख्या, उनकी जाति, उनके इलाके और व्यवसाय के बारे में जानकारी इकट्ठा की जाती थी, तथा इसके अलावा वनस्पति सर्वेक्षण, प्राणी वैज्ञानिक सर्वेक्षण, वनस्पति का मतलब जंगल झाड़ी का भी सर्वेक्षण किया जाता था, प्राणी का सर्वेक्षण किया जाता था। उसके बाद पुरातात्विक सर्वेक्षण, पुरातात्विक मतलब पुराने जितने भी चीज होते थे, या तो पत्थर हो गया या पुराने बर्तन हो गए, इस सब चीज का सर्वेक्षण किए जाते थे। उसके बाद मानव शास्त्रीय सर्वेक्षण, मानव के भी बारे में सर्वेक्षण किया जाता था, उसके शास्त्र के बारे में। उसके बाद वन सर्वेक्षण, ये
बहुत से तरीके के सर्वेक्षण किए जाते थे। जैसे जैसे छपाई की तकनीक फैली, छपाई मतलब प्रिंटिंग, जैसे जैसे प्रिंटिंग का तकनीक फैला, अखबार छपने लगे और विभिन्न मुद्दे पर जनता में बहस भी होने लगे। तुमने देखा होगा तुम्हारे घर के आसपास में कोई अंकल होंगे, कोई दादा होंगे, जो कि बहस करते होंगे कि आज तो भारत जाके पाकिस्तान में मार ही देता घुस के, आज तो पाकिस्तान ने ये कर दिया, भारत ने वो कर दिया, चाइना ने वो कर दिया, ये कर दिया। तो उन्हें कहाँ से पता चलता है? तो या तो पहले के समय में पता चलता था अखबार से, रेडियो से, लेकिन अभी के समय में कैसे पता चलता है? तो अभी के समय में न्यूज में देखते हैं, फोन में भी अब बहुत कुछ देखते हैं, न्यूज देखते हैं लोग, ठीक है। और कुछ कुछ जो है लोकल आदमी के बातों को सुनकर भी ऐसा वैसा रिएक्ट करते हैं। तो जैसे जैसे छपाई का काम होने लगा, अखबार छपने लगे, विभिन्न मुद्दा पर जनतों की बहस होने लगा। जनतों 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 जनतों, समझ रहे हो जनतों का मतलब क्या हुआ? जनतों का मतलब हुआ जनता। जनता मतलब हम लोग जनता है यार, हम लोग नेता थोड़ी है। उसके बाद नेताओं और सुधारकरों ने अपने विचार को फैलाने के लिए लिखा। क्या लिखा? कवि लिखा। ए यार क्या क्या बक रहा हूँ मैं। हाँ, कविता लिखा। और और भी बहुत सी चीज लिखे यार, उतना थोड़ी लोग बता सकता है क्या 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 लिखा क्या नहीं लिखा। अब देखो यहाँ पर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है कि रॉबर्ट क्लाइव ने किस व्यक्ति को हिंदुस्तान का नक्शा तैयार करने का कार्य सौंपा था? तो किसे दिया था? ये तो तुम्हें पता होगा ना, नहीं पता होगा तो तुम बड़ा गलती कर रहे हो यार। किसे दिया था? रेनलो को। किसे दिया था? तो रेनलो को दिया था, ठीक है। अब इतिहास के किन घटनाओं के लिए तिथि महत्वपूर्ण है? तिथि मतलब होता है डेट। इतिहास में कौन कौन सी घटना है जिसके कारण की तिथि महत्वपूर्ण है? तो इतिहास में निम्न घटनाओं के लिए तिथियां जो है वो महत्वपूर्ण होती है। जैसे राजा को कब ताज पहनाया गया, किस साल उसकी शादी हुई, किस साल उसके घर बच्चे पैदा हुआ, पैदे नहीं, पैदा हुआ, हाँ। किस साल वह कौन सी लड़ाई लड़ा, कब वो दुनिया से चला गया, और उसके बाद कौन सा शासक आया जो गद्दी पर बैठ के बोला कि आया मतलब की, आया मतलब की, आया मतलब की, ऐसा बोल रहा था, ठीक है। उसके बाद अब आता है क्वेश्चन नंबर 3। तो भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? तो वॉरेन हेमिल्टन। और ये कब बना था? तो 1773। ये हमेशा याद रखना, भूले ना तो 1 नंबर कट जाएगा एग्जाम में। फिर मैं नहीं बताने वाला, मेरे को मत भूलिए। अब आता है कि भारत का आखिरी आखिरी वायरस कौन था? अब ये नहीं बोल देना कि कोरोना वायरस, अभी बहुत सा वायरस आना बाकी है। लेकिन अंग्रेजी जो आखिरी वायरस था वो कौन था? तो लॉर्ड माउंटबेटन, ठीक है। अब बताओ जेम्स मिल कौन था? इसका तो मैं आंसर नहीं बताने वाला तुम्हें, इसका आंसर तुम्हें खुद लिखना होगा, ठीक है। इसका आंसर तुम खुद लिखोगे कि जेम्स मिल जो है वो कौन था। उसके बाद आता है जेम्स मिल ने भारतीय इतिहास को कितने कालखंडों में बांटा था? तो जेम्स मिल ने भारतीय इतिहास को 3 कालखंडों में बांटा था। पहला कौन था? हिंदू, उसके बाद था मुसलमान, उसके बाद था ब्रिटिश। यानी हिंदू, मुस्लिम और ब्रिटिश, ये 3 कालखंडों में पूरी और पूरी तरह बांट दिया था। किसने बांटा था? तो हमारे प्यारे जेम्स मिल ने। अब देखो, इतिहासकारों ने भारतीय इतिहास को कितने भागों में बांटा है? तो अब जो इतिहासकार हैं उन्होंने भारतीय इतिहास को 3 कालखंडों में बांटा है। पहला कौन सा है? प्राचीन इतिहास, उसके बाद मध्यकालीन इतिहास, उसके बाद आधुनिक इतिहास। पूरे जोर से बोलो, जय माता दी, जय माता दी। जय माता दी नहीं, अभी पहले फिलहाल जो पढ़ रहे हो वो बोलो। तो इतिहासकारों ने भारतीय इतिहास को 3 भागों में बांटा था। मतलब कितने भागों में बांटा था? तो प्राचीन इतिहास, मध्यकालीन इतिहास और आधुनिक